हाय फ्रेंड्स, आज अपन यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके स्टेचुरी अपडेट आए हैं, जो आपके डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स के अंदर और जीएसटी के अंदर जो भी आपके स्टेचुरी अपडेट आए हैं उनको आज अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि बहुत छोटे छोटे सिंपल से आपके स्टेचुरी अपडेट है, बाकी का तो आपने जो पढ़ा है वो सारा का सारा अपडेटेड ही पढ़ा है जो कि आपने पढ़ा है। तो मैंने आपको फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर जो आपके स्टेचुरी अपडेटेड थे उनके साथ अपन स्टडी की है। फिर भी आपके यहाँ पर सी इंस्टीट्यूट ने कुछ स्टेचुरी अपडेट नवंबर 21 एग्जामिनेशन के लिए दिए हैं। तो आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं इनकम टैक्स के और जीएसटी के स्टेचुरी अपडेटेड के साथ। तो पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं इनकम टैक्स के, जो कि पार्ट 1 में आपके स्टेचुरी अपडेटेड दिए गए हैं। तो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं इनकम टैक्स के। तो इसमें अपन बात करेंगे इनकम टैक्स के स्टेचुरी अपडेट के साथ। तो ये आपके स्टेचुरी अपडेट किस एग्जाम के लिए रिलेवेंट है? तो ये आपके रिलेवेंट है नवंबर 2021 में जिन स्टूडेंट का एग्जाम है तो बेटा हम उनके लिए स्टेचुरी अपडेट पढ़ेंगे। और ये आपके नोटिफिकेशन इशू है 30 अप्रैल 2021, यानी ये नोटिफिकेशन इशू हुआ है 30 अप्रैल 2021 और ये एक नोटिफिकेशन आपके एप्लीकेबिलिटी दिखा दे देगा किसके लिए? नवंबर 2021 यानी 30 अप्रैल 2021, 30 अप्रैल तक के जो आपके अमेंडमेंट आए हैं उनके साथ हम यहाँ पर स्टेचुरी अपडेट को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके इनकम टैक्स के अंदर जो स्टेचुरी अपडेट में आया है, तो पहला अपन बात करते हैं सैलरी हेड के अंदर। सैलरी हेड के अंदर आपके बताता है कि स्टेचुरी अपडेट क्या है। तो बहुत सीधा सिंपल इन्होंने बताया कि जो हम कंट्रीब्यूशन करते हैं किसमें? एनपीएस में, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में या अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में। अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड के अंदर हमने कंट्रीब्यूशन किया और ये अमाउंट एक्सीडिंग ₹7,50,000 से, ध्यान से सुनिएगा, एक्सीडिंग ₹7,50,000 से एक्सेस अमाउंट आपने कंट्रीब्यूशन किया है तो डियर वहां पर आपको इनकम कंसीडर करनी होगी। ये आपके स्टेचुरी अपडेट के अंदर बताता है इनकम किस तरह से आपको कंसीडर करनी है, उसके लिए फॉर्मूला भी दिया है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सैलरी हेड में आपके इंटर में काफी अच्छा वेटेज होता है, आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वो इसकी कैलकुलेशन दे सकता है क्योंकि यहां पर एग्जामिनर ने स्टेचुरी अपडेट में भी ये आपके दिया गया है। तो स्टेचुरी अपडेट को कंसीडर करता है। तो ये 30 अप्रैल तक के स्टेचुरी अपडेट में है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं यहां पर बता रहा हूं परक्यूजर्स की कैलकुलेशन के लिए बताया गया है मैनर फॉर कंप्यूटेशन of taxable perquisites under section 17 to 7A। तो ये आपको बताता है कि किस तरह से आपके परक्यूजिट्स की कैलकुलेशन की जाएगी। तो यहां पर कहता है कि द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एनी कंट्रीब्यूशन मेड इन द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड आरपीएफ या फिर एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम जो कि आपके रेफर्स कर रहा है सेक्शन 80 CCD1 एंड इन अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड बाय द एम्प्लॉयर टू द अकाउंट ऑफ द एससी। तो ये कहां से आपके इनकम कंसीडर करने कहता है? तो ये कहता है कि एक्सटेंड एक्सेस ऑफ ₹7 लाख वुड बी परक्यूजिट्स इन बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 17 to 7। तो यहां पर उसने कहा कि जो 7,50,000 से ऊपर का अमाउंट होगा, 7,50,000 से ऊपर का अमाउंट कंट्रीब्यूशन आपने किया तो डियर वो आपके परक्यूजिट्स के अंदर कंसीडर किया जाएगा। जैसे आपके एग्जांपल दे रखा है, मैं यहां पर बात करूं आपके एग्जांपल की कि यहां पर अपन बात करें कि कंट्रीब्यूशन करने के लिए आपके बता रहा है, एक पेज अपन ले लेते हैं कि आपके आरपीएफ, एनपीएस और अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में यदि आपका कंट्रीब्यूशन हुआ, मान लीजिएगा 8,50,000, कितना कंट्रीब्यूशन हुआ? 8,50,000। तो इसने कहा गया कि एक्सेस कहां से लेना होगा? 7,50,000 से एक्सेस। तो ये डियर एक्सेस फ्रॉम ₹1 लाख, एक्सेस ₹1 लाख। तो ये आपके एक्सेस 1 लाख आपके क्या बन जाएगा?
परक्यूजिट्स कंसीडर करने के लिए कहता है, तो ये एक्सेस अमाउंट है, ये आपका परक्यूजिट्स कंसीडर करने के लिए बताता है। अब उसकी कैलकुलेशन करने के लिए यहां पर लॉ मेकर ने फॉर्मूला दे दिया। लॉ मेकर ने क्या दे दिया? आपका फॉर्मूला दे दिया इसकी कैलकुलेशन करने का। कैसे, तो मैं आप बात करता हूं। तो इसने यहां पर कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला दे दिया। तो इसमें कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू सीबीडी हैज वाइड द नोटिशन prescribe the following formula to compute the annual accretion by way of the interest, dividend or any other amount of similar nature during the current previous year of the balance of the credited to the recognized provident fund या एनपीएस या अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड के अंदर आपके आ रहा है। और कहां से एक्सटेंट आ रहा है? एक्सटेंट ₹7,50,000। 7,50,000 से एक्सेस अमाउंट आपके कंट्रीब्यूशन किया गया है, तो डियर उसको आपके इनकम कंसीडर करने के लिए बता रहा है एज ए परक्यूजिट्स। तो कैसे करेंगे? देखो इसमें आपके क्वेश्चन भी दे रखा है। तो इसके लिए अपन बात करते हैं। यहां पर कहता है टीपी, यानी टीपी का मतलब टैक्सेबल परक्यूजिट्स अंडर द सेक्शन 17(2)(7)(a), जो कि टैक्सेबल परक्यूजिट्स आपके होगा फॉर द करंट प्रीवियस ईयर 2021। TP1 aggregate of taxable perquisites under section 17(2)(7)(a) for the previous year or year of commencing from 1st of April 2020 से ये प्रोविजन आया है। तो ये एप्लीकेबल ही कब से होगा? 1st of April 2020 से इसकी एप्लीकेबिलिटी आई है, और आपका 1st of April 2020 रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है, तो वहां से इसकी एप्लीकेबिलिटी आ जाती है। अदर देन द करंट प्रीवियस पीसी का मीन दिया गया इसने अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 7,50,000 टू द स्पेसिफाइड फंड और स्कीम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021। तो ये आपके इस केस में बताता है। अब अपन बात करते हैं PC1 अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन द एक्सेस ऑफ 7,50,000 to the specified or scheme for the previous year commencing on or after 1st of April 2020 other than the current previous year। ये आपके बताता है। R का मतलब है I और डिवाइड बाई F एवरेज। I डिवाइड बाई F एवरेज। I का मतलब क्या है? अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ इनकम accrue during the current previous year in the specified fund or specified scheme। specified fund और specified scheme। amount और aggregate of the amount of income जो accrue हुआ है during the current previous year in the specified fund और specified scheme में। इसके साथ साथ अपन बात करें F एवरेज का मतलब है अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ बैलेंस टू द क्रेडिट ऑफ स्पेसिफाइड फंड और स्कीम ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द करंट प्रीवियस ईयर इक्वल टू 1st of April 2020 प्लस अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट बैलेंस ऑफ क्रेडिट ऑफ द स्पेसिफाइड फंड और स्कीम ऑफ लास्ट डे क्लोजिंग करंट प्रीवियस ईयर ऑन 31st March 2021। यानी ओपनिंग और क्लोजिंग का बैलेंस का एवरेज करना है। तो आप इसको इस तरह से समझो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, जो बैलेंस आ गया उसका डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो एवरेज आपके आ जाएगा F एवरेज इस केस में आपके बता रहा है। तो F एवरेज इस केस में कैलकुलेट करने के लिए बताता है। तो ये हमारे इस केस में बता रहा है। अब देखो ये पहली बार ये फॉर्मूला आया है, आपके पहली बार फॉर्मूला आया है, तो सिर्फ आपको जो पढ़ना है ये सिर्फ इतना ही पढ़ना है, आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। इसकी एप्लीकेबिलिटी आपके ऊपर नहीं रहेगी, इसकी एप्लीकेबिलिटी आपके ऊपर नहीं रहेगी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम 1st of April 2020 से एप्लीकेबल हो रहा है। तो बेटा आपको सिर्फ कितना पढ़ना है? TP इक्वल टू PC डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई R ही पढ़ना है, ये आपको नहीं पढ़ना है। आगे से इंस्टीट्यूट ने भी आपको कह दिया कि भाई ये एप्लीकेबल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? तो इसने कहा इट मे बी नोटेड द सेकेंड पार्ट ऑफ द फॉर्मूला namely PC1 or TP1 multiply R will not be relevant for the previous year 2021
21, यानी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ आपके लिए एप्लीकेबल होगा ये फॉर्मूला जो कि मेरे प्रीवियस ईयर 2021 के लिए एप्लीकेबल हो गया। तो आपका असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए सिर्फ इतना ही पढ़ना है। तो आपका फॉर्मूला हो गया PC डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई R, PC डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई R, ये आपके इस केस में बताता है। तो ये इसमें आपको बताता है। अब सिर्फ आपको इसको ही पढ़ना है और कैसे करना है तो आपके देखो समझने के लिए यहां पर क्या दिया है, एग्जाम्पल दिया गया है। तो आप एग्जाम्पल पढ़ोगे करोगे तो डियर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं जो सी इंस्टीट्यूट ने आपके पोर्टल पे अपलोड किया गया है, उस एग्जाम्पल के साथ आपको डिस्कस करता हूं। तो डियर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा अपने सी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे स्टेचुरी अपडेटेड में। तो मैं उस एग्जांपल को आपके सामने सॉल्व करता हूं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो डियर यहां कह रहा है सपोज एक्स प्राइवेट लिमिटेड कंट्रीब्यूटेड ₹8,50,000। कितना अमाउंट कंट्रीब्यूशन किया गया है? 8,50,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 टुवर्ड रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो मैंने कहा आरपीएफ में करें एनपीएस में करें, तो आपके रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में क्या है? और अकाउंट ऑफ मिस्टर ए, किसके अकाउंट में क्या है? मिस्टर ए के अकाउंट में। मिस्टर ए हैज आल्सो मेड द इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूशन बैलेंस इन हिज आरपीएफ अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2020 ₹32 लाख। तो वो इक्विवेलेंट अमाउंट इसमें और कंट्रीब्यूशन कर रहा है। मैंने आपको शुरू से बता रखा है जितना अमाउंट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करता है, तो यहां अपने एग्जामिनर क्या कहता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का बराबर ही रखता है। तो बराबर उसने इक्विवेलेंट अमाउंट कंट्रीब्यूशन करने के लिए बताया गया है। इंटरेस्ट अक्रूड इन आरपीएफ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 ₹3,44,250 The taxable purchase under section 17 to 7A for the 2021 would be computed as follow। तो फॉर्मूला आपको ये यूज करना है, लेकिन मैंने कहा कि अभी ये वाला फॉर्मूला आपके प्रीवियस ईयर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो मेरा जो फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया? PC डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई R। ये अपन को लेते हुए सॉल्व करना होगा। तो डियर कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहां पर अपन बात करें R को कैलकुलेट करने के लिए F एवरेज रेट लेनी होगी। तो अपन कैलकुलेशन करते हैं। देखो मैं आपको खुद कैलकुलेट कराता हूं। तो मैं F एवरेज रेट कैलकुलेट करना होगा। तो इसके लिए मेरा फॉर्मूला क्या बना? TP इक्वल टू PC डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई R। क्लियर? ये मेरा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। और यहां पर R का मीन क्या है? R इक्वल टू, तो R का मीन अपन ने देखा, R का मीन इसने बताया I डिवाइड बाई F एवरेज। F एवरेज एक छोटा लेते हैं एवरेज, ठीक है। ये इस केस में आपका बनता है। तो F एवरेज में कैसे लूं? तो F एवरेज करने के लिए एवरेज मैंने कहा ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों का बैलेंस ले लूं, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो I कैसे कैलकुलेट होगा? तो I तो क्वेश्चन में दिया गया है, तो I इसमें बताया गया है। इधर अपन बात करते हैं I इक्वल टू, क्वेश्चन में गिवन है यहां पर इंटरेस्ट अक्रू इन द आरपीएफ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2020-21 3,44,250 3,44,250 ये आपके आई क्वेश्चन के अंदर गिवन है। और एफ एवरेज का मतलब है ओपनिंग बैलेंस फंड का प्लस क्लोजिंग बैलेंस, और उसको डिवाइड बाय 2 कर दे तो एवरेज आ जाएगा। तो यार ओपनिंग बैलेंस तो दे रखा है 32 लाख, आपके ओपनिंग बैलेंस तो दे रखा है। अब क्लोजिंग बैलेंस नहीं दे रखा, तो क्लोजिंग बैलेंस मेरे को कैलकुलेट करना होगा। तो मैं बात करूं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फंड, तो देखो इसने कहा क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है, तो मेरा ओपनिंग बैलेंस है 32 लाख। कितना आ रहा है? 32 लाख। एडिशन करूं, इस फंड में मैंने आपको पढ़ाया था, जब सैलरी एड में बताया था
कि आरपीएफ के अंदर ये आरपीएफ अकाउंट है, तो दोनों ही कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इसने कहा 8,50,000, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इक्वल अमाउंट है 850, इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ, तो इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ आपके इस अकाउंट में 3,44,250। तो ये आपके क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा एज ऑन 31 मार्च 2022। तो मैं टोटल लगा लूं 32 लाख प्लस 850 प्लस 850 प्लस 344,250, तो ये आ जाएगा 52,44,250। तो ये वर्किंग नोट आपके आ गया यहां पर। तो मेरे यहां फॉर्मूले में फीड कर दूं मैं 52,44,250। ये वर्किंग नोट 1 बना लेते हैं और ये वर्किंग नोट नंबर 2। जिससे आपको आसानी रहेगी अप्रोच करने में। तो डियर कितना आ गया ये, और इसका एवरेज करना है तो डिवाइड बाई 2, 32 लाख जोड़ दिया तो ये हो गया आपके 84,44,250 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 42,22,125। तो ये हमारे इस केस में आ गया। तो एफ एवरेज का मतलब कितना गया 42 लाख, ये आपका क्या 42,22,125 एफ एवरेज का मीन आ गया। अब इस केस में मैं यहां पर अब फॉर्मूले में इसको रखूं तो आई आर का मतलब ये हो गया। तो अपन बात करें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, पीसी इनकम कितनी हुई 1 लाख, यानी आपको 850 एक्सेस अमाउंट कितना मिल रहा है। तो डियर इसमें अपन बात करें एक्सेस अमाउंट मिल रहा है आपको, अमाउंट कंट्रीब्यूशन हुआ है तो वो अमाउंट क्रेडिट क्वेश्चन में देखते हैं। X Private Limited contributed 8,50,000 in the previous year 2021 toward the recognized provident fund. The amount credited in recognized provident fund कितना आ रहा है 850 less excess from 750, तो excess amount कितना आ गया 1 लाख। This is called denoted PC, यही आपका PC हो गया। ठीक है, तो अब अपन बात करें TP इक्वल टू PC 1 लाख मल्टीप्लाई बाई R, तो 1 लाख डिवाइड बाई 2, और R का मीन क्या दिया था R इक्वल टू I डिवाइड बाई F एवरेज रेट है R, तो 3,44,250 डिवाइड बाय अपने कितना आ रहा था 42,22,125। तो ये आ रहा है 42,22,125। तो सॉल्व कर लिया अपन। रियर 1 लाख डिवाइड बाई 2, ये 50,000 जाएगा 3,44,250 डिवाइड बाई 42,22,125 मल्टीप्लाई बाई 50,000, तो 4077
यह आपका आंसर आ गया। तो ये इस तरह से आपको इसमें कैलकुलेट करने के लिए बताता है, बाकी का कुछ भी ज़्यादा इसमें स्ट्रेस नहीं लेना। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन करोगे तो आपके लिए बहुत इजी वे में कैलकुलेट हो जाएगा। ये पूरे की पूरी कैलकुलेशन करके उसने बताया गया है। तो आपका यहाँ पर उसने कैलकुलेशन करके ये आंसर आ गया। तो ये आंसर इस तरह से आया। तो TP इक्वल टू, और ये मैंने कहा अभी आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। कैलकुलेशन आपके दिया गया है, अपन ने यहाँ कैलकुलेट कर लिया, ये सारा सारा आपके दिया गया है। तो अभी आपके लिए काम का क्या है, दिस वन RI डिवाइड बाई F एवरेज। और F एवरेज करने के लिए ये कैलकुलेशन दे दिया गया। I का मतलब है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम अक्रूड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। F एवरेज का मतलब है ओपनिंग और क्लोजिंग। तो ये अपने ले लिया था, ओपनिंग था 32 लाख और क्लोजिंग ये अपने डिटरमाइन कर लिया। तो एवरेज आ गया था दिस वन। आई थिंक आपको अब कोई इसमें डाउट नहीं होगा, आपके लिए बहुत इजी वे में मैंने सॉल्व करके यहां पर रखा गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपके स्टैट्यूटरी अपडेट आता है, जो कि आपके रिटर्न फाइलिंग करने के वाले चैप्टर से दिखाई दे रहा है। तो ये आपके अपने रिटर्न फाइलिंग वाले चैप्टर में देखा था, लास्ट डेट फॉर इंटीमेटिंग आधार नंबर अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द पर्पज ऑफ लिंकिंग आधार विथ पैन has been extended to 31st March 2021 to 30th of June 2021, और ये डेट आपके एक्सटेंड करके आपके बुक में दे दिया गया है। लेकिन अभी जैसे मैंने कहा कि ये डेट आपके एक्सटेंड होती जा रही है ड्यू टू द कोविड-19 इम्पैक्ट। ड्यू टू द कोविड-19 इम्पैक्ट आपके ये डेट बार बार एक्सटेंड होती जा रही है। तो फिर आपके एक्सटेंड होके 30th ऑफ सितंबर 2021 हो गए, और उसके बाद भी अभी ये 31 मार्च 2022 तक का नोटिफिकेशन आ गया है। लेकिन आपको केवल यहीं तक ध्यान में रखना है कि ये डेट एक्सटेंड कर देगी। तो ज़्यादा कोई बड़ा स्टैट्यूटरी अपडेट नहीं है, और कोई ऐसा आपके एग्जाम के लिए कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि ये डेट तो आपको भी पता है बार बार ड्यू टू द कोविड-19 इम्पैक्ट की वजह से बार बार बढ़ती जा रही है। तो ये आपके इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी मैंने आपको बताया कि आपके जो स्टैट्यूटरी अपडेटेड आए हैं तो उसमें एक सैलरी हेड के अंदर ही बताया, बाकी का डियर मैंने जो पढ़ाया है आपको पूरा का पूरा अपडेटेड पढ़ाया हुआ है, अपडेटेड कराया हुआ है। तो काफी स्टूडेंट्स का मेरे पास कॉल आता है कि सर फाइनेंस एक्ट 2021 के स्टैट्यूटरी अपडेट है, हमारे ऊपर एप्लीकेबल होंगे? नहीं बेटा, वो फाइनेंस एक्ट 2021 के जो स्टैट्यूटरी अपडेटेड आए हैं, फाइनेंस एक्ट आया है ना, वो मई 22 और नवंबर 22 के लिए है। तो काफी बच्चे कहते हैं कि सर हम क्या करें? तो आपको केवल वही पढ़ना है जो हमने पढ़ा रखा है, आगे नहीं पढ़ना अभी, क्योंकि वो एग्जाम आपके किसके लिए एप्लीकेबल है समझना, मैं आपको समझा देता हूं। यानी जो आपका फाइनेंस एक्ट है, आप समझना 2020, तो ये तो आपके अप्लाई हो रहा है मई 21 एंड नवंबर 21 एग्जाम के लिए, सी इंस्टीट्यूट का एग्जाम होने वाला है। और जो अभी जो फाइनेंस एक्ट आया है, काफी स्टूडेंटों को कंफ्यूज हो रहा है, मार्केट में भी काफी कंफ्यूजन फैला रखा है कि भाई काफी स्टैट्यूटरी अपडेट आ गए, ये हमें करने हैं या नहीं करने। मैंने कहा अपन केवल वही स्टैट्यूटरी अपडेट पढ़ते हैं जो बेटा आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जो सी इंस्टीट्यूट ने प्रेस्क्राइब किया, क्योंकि सी इंस्टीट्यूट आपका एग्जाम लेने वाला है, तो वो आपको बाहर वाले नहीं पढ़ने, केवल जो सी इंस्टीट्यूट के ही प्रेस्क्राइब किए गए हैं अपने VSI के अंदर, वो सारे के सारे सी इंस्टीट्यूट को फॉलोअप करते हुए आपके नोट्स तैयार किए जाते हैं। तो वही पढ़ने, उस पर ध्यान देना है। तो अपन बात करें, आपको पढ़ना है मई 22 एंड नवंबर 22 एग्जामिनेशन के लिए। तो ये फाइनेंस आपके लिए है ही नहीं, तो इस पे आपको ध्यान नहीं देना। और इसमें भी उन्होंने, अब आपके बातें हैं कि इस फाइनेंस एक्ट के अंदर उन्होंने जो लास्ट 6 मंथ जो डेट आ रही है 30 ऑफ अप्रैल 2021 वाले ही स्टैट्यूटरी अपडेट को सी इंस्टीट्यूट ने आपके बुक्स में रिकॉग्नाइज किया गया है, तो उन्हीं को फोकस करना है। तो मैंने कहा कि इनकम टैक्स के अंदर केवल एक ही स्टैट्यूटरी अपडेट है जो सैलरी हेड के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, और वो आपके एग्जाम्पल भी दिया गया है। और मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर पूछना चाहे तो इसमें से पूछ सकता है, क्योंकि ये सैलरी वाला पार्ट का इंपॉर्टेंट परक्विजिट्स बनाने वाला टॉपिक दिया गया है। तो एग्जाम्पल दिया था वो मैंने आपको करवा दिया है, डिस्कस अपने कर लिया है। तो बेटा बाकी का इसमें कुछ ज़्यादा अमेंडमेंट स्टैट्यूटरी अपडेट नहीं है, तो आई थिंक ये आपके कंप्लीट हो गया है।
अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा जीएसटी के स्टैट्यूटरी अपडेट के। जीएसटी के जो स्टैट्यूटरी अपडेट हैं उनको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो जीएसटी के अंदर आपके अच्छे स्टैट्यूटरी अपडेट आए हैं तो वही आपको इसमें ध्यान में रखने हैं, तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस करेंगे जीएसटी के स्टैट्यूटरी अपडेटेड के। थैंक यू वेरी मच।